Hello, children. But in this periodic classification, we are under the heading of Dmitry-Mendeleev periodic table. Well, हमने जो देखा था वो था classification of elements in the periodic table में the scientists or the persons those who contributed their work for the classification of element को classify करने के लिए उनकी कुछ contributions थी और हम यहाँ पे थे बेटा. What is that? कि Dmitry Mendeleev periodic टेबल में थे, है ना. एक्चुअली डिमित्री मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो उसका कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हम वो वाले टॉपिक में थे. और इस टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि डिमित्री मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया था, है ना बेटा. क्या था? दैट मींस ही हैज गिवन हिज मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ. बेटा व्हाट इज द पीरियोडिक लॉ? इट वाज गिवन दैट कि इनके हिसाब से अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास लगाओगे तो इन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एट एवरी और एट सर्टेन इंटरवल ऑफ द टाइम रिपीट होगी. तो हम बोलेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ an element are periodic functions of their atomic weight. इसका मतलब है अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में लगाओगे तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कुछ वक्त के बाद सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होती है. और उस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं बेटा? पीरियोडिक फंक्शंस. ये एक्चुअल में लॉ मेंडेलीव का था. तो इनके हिसाब से इनके पीरियोडिक लॉ में कुछ मेरिट्स भी थे और कुछ डीमेरिट्स भी थे. बेटा मेरिट्स क्या था? मैंने आपको बता दिया था कि 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम ही सक्सेसफुली अरेंज्ड ऑल द 63 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. बेटा आपको दिख रहा है ना जिस समय में एलिमेंट्स कितने थे? 63 एलिमेंट्स थे बेटा. तो ये जो पीरियोडिक टेबल जब बनाए थे उनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे. बेटा वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू. बेटा 63 एलिमेंट्स आर नोन एट दैट टाइम. जब अपने मेंडेलीव सर जब 63 एलिमेंट को क्लासीफाई करना चाह रहे थे तो उस समय में एलिमेंट 63 अवेलेबल थे और उन्होंने सारे 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज कर दिया. मींस सक्सेसफुली अरेंज्ड. Sir, successfully arranged 63 elements in the periodic table. Very good, बहुत अच्छा काम किया. दूसरा, जब ये अरेंजमेंट कर रहे थे तब इन्होंने कुछ पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ दिया. He left some gap in the periodic table. हाँ भाई, पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कुछ गैप भी छोड़ दिया और गैप छोड़ के इन गैप वाले एलिमेंट को एक नाम दिया और वो नाम था बेटा ईका. जिसके नीचे था उसका नाम दे दिया. अब वो गैप बोरॉन के नीचे था तो आपने ईका बोरॉन बोला. वो गैप एल्यूमिनियम के नीचे था तो ईका एल्यूमिनियम बोल दिए. बेटा वो गैप सिलिकॉन के नीचे था तो ईका सिलिकॉन बोल दिए. बेटा आज जब किसी ने ये एलिमेंट की डिस्कवरीज की बोरॉन के नीचे वाला, आज उस एलिमेंट को कहते हैं स्कैंडियम. आज जो एलिमेंट एल्यूमिनियम के नीचे में जो बैठा हुआ है वो है गैलियम. मतलब ईका बोरॉन कॉल्ड एज ए स्कैंडियम, ईका एल्यूमिनियम कॉल्ड एज ए गैलियम. तीसरा बेटा ईका सिलिकॉन जो होता है दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ए जर्मेनियम. हाँ बेटा, कॉल्ड एज ए जर्मेनियम. एग्जामिनर एग्जाम में कंफ्यूज भी करता है बच्चों को. क्या बोलता है भाई? ईका सिलिकॉन का नाम बोलो, ईका सिलिकॉन का नाम बोलो. तो ऑप्शन नंबर 1 जर्मेनियम, गैलियम, सिलिकॉन, बोरॉन. भाई ईका सिलिकॉन का नाम तो सिलिकॉन नहीं होगा, ईका सिलिकॉन का नाम गैलियम नहीं होगा, स्कैंडियम नहीं होगा, क्या होगा? जर्मेनियम. वेरी गुड. फिर सेकंड टाइम एग्जामिनर फिर बच्चों को कंफ्यूज करता, भाई ईका जर्मेनियम का नाम बोलो, ईका
जर्मेनियम, सर ई का जर्मेनियम ऐसा कोई है ही नहीं, है बेटा? नहीं है। आपको लगेगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, तो ई का जर्मेनियम का टिन हो सकता था। उस समय में ईका का वर्ड सिर्फ ये 3 एलिमेंट के लिए डिस्कवर किया था हमारे मेंडलीव साहब ने। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। रेफरेंस बुक में जाओ तो 4-5 मिलेंगे, रेफरेंस बुक को फॉलो मत कीजिए, एनसीईआरटी कीजिए सर। तो ईका बोरॉन इज कॉल्ड एज ए स्कैंडियम, ईका एल्यूमिनियम कॉल्ड एज ए गैलियम, एंड ईका सिलिकॉन विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, जर्मेनियम। ये हो गया, 2 पॉइंट आ गए। तीसरी पॉइंट, बेटा इन्होंने मेंडलीव साहब ने जो गैप छोड़ दिया ईका बोल के, इन्होंने इन एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन भी कर दिया। ही predicted he predicted the properties of these element, properties of these element। बेटा इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिए। बोला कि जो एल्यूमिनियम के नीचे जो आएगा वो एलिमेंट की वैलेंसी +3 होगी, वो बिहेव ऐसा करेगा। सिलिकॉन के नीचे जो होगा उसकी वैलेंसी +4 होगी, वो सेमीकंडक्टर जैसे बिहेव करेगा। हाँ, आज जो डिस्कवर किए ना, वही प्रॉपर्टी जो हमारे मेंडलीव अंकल ने दिए थे, वही प्रॉपर्टी ये एलिमेंट फॉलो कर रही है। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। बेटा इतना ही नहीं, उन्होंने और क्या किए कि उनके जो एलिमेंट्स में अरेंज किए थे ये। तो पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज दैट, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ए हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। बेटा उस समय में 8 वर्टिकल कॉलम में, 8 वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट्स को अरेंज किए गए। तो दैट 8 वर्टिकल कॉलम मस्ट बी कॉल्ड एज ए ग्रुप। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज में भी, हॉरिजॉन्टल रोज में एलिमेंट्स को अरेंज किए थे। बेटा हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज ए पीरियड्स। बच्चा कंफ्यूज हो रहा सर ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है? तो बेटा 7th 8th में तो पढ़ते आए, हो सकता है ऑनलाइन में आपको समझा नहीं होगा, तो मैं समझा देता हूँ। ये देखिए बेटा, ये ऐसे अरेंजमेंट को आप ग्रुप्स कहते हो। जैसे कि एग्जांपल ले लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, राइट? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ। बेटा ये सारे के सारे क्या हैं? दे ऑल आर कॉल्ड एज ए ग्रुप। तो ऐसे अरेंजमेंट को आप क्या कहते हो? वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, राइट? पीरियड्स की बात करो, हॉरिजॉन्टल रोज क्या होते हैं भाई? ये लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सर ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। बेटा ये जो ऐसी अरेंजमेंट होती है ना, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं पीरियड्स। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज कितने होंगे? 7 होंगे पीरियड। वर्टिकल कॉलम कितने हैं? 8, कॉल्ड एज ए ग्रुप। हम जानते हैं मेंडलीफ अंकल के समय में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हुआ करते थे। एनसीईआरटी 8 लिखता है, तो आप भी 8 ही लिखो बेटा, क्योंकि उस समय में नोबल गैस की डिस्कवरीज नहीं हुई थी। ये आगे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 भी देखिए बेटा। बेटा ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 तक हमारे मेंडलीफ अंकल ने एक एक ग्रुप को 2-2 पार्ट में डिवाइड किया। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी। हाँ बेटा, और आपको बताया गया था ग्रुप ए इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल एलिमेंट। ये जो आपको ए वाले दिखते हैं ना, ए वाले, ये आपके नॉर्मल एलिमेंट्स हो सकते हैं, या इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हाँ, लेकिन ग्रुप बी वाले होते हैं बेटा, दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट? ये भी पॉइंट बता दिए थे, आपको याद आ रहा होगा बेटा, ऐसे पॉइंट हमने डिस्कस भी किए थे, राइट? और उनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था बेटा, जिस ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा, इफ यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट, देन द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एलिमेंट विल बी सेम द एलिमेंट केप्ट अंडर दैट ग्रुप। मतलब हम बोलेंगे एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। सुधीर सर और एक बार रिपीट कर रहे हैं बेटा, एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। कहाँ लिखेंगे सर? सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है बेटा ये वाली, पॉइंट नंबर 6 पकड़ लो। व्हाट इज दैट? एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। सर एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, है ना बेटा?
अब लिथियम है, उसके नीचे सोडियम, वो भी मेटल, पोटेशियम, वो भी मेटल, रुबिडियम बी मेटल, सीजियम बी मेटल। तो एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, what it will have, they exhibit similar properties, they exhibit what, similar properties। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो एक्चुअली उन्होंने काम किया, 63 थे, अरेंज करा दिए, और कराते वक्त में उनको लगा कि भाई ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, उन लोग बोले छोड़ छोड़ दो गैप, गैप छोड़े तो कुछ तो नाम देना पड़ेगा, इका करके नाम दे दिए। बाद में इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कवर कर दिए, मतलब प्रेडिक्ट कर दिए कि आने वाला एलिमेंट ये, अगर ये एलिमेंट यहाँ आता है उसकी प्रॉपर्टी ये हो, ये एलिमेंट यहाँ आता है उसकी प्रॉपर्टी ये हो, ये एलिमेंट यहाँ आता है उसकी प्रॉपर्टी ये, प्रेडिक्ट कर दिए। बाद में वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज क्या होते हैं बता दिया, 1 से लेके 7 तक दो दो पार्ट में डिवाइड करा लिए। बेटा ए वाले होते हैं नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव, और बी वाले होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखो बेटा, मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बताया है उसमें मैंने आपको काम बताया कि किसने कौन सा काम किया। सबसे बड़ा काम सुधीर सर ने किया, आपको मालूम है क्या, कि बच्चों को ये चीजें अच्छी तरह से समझा के दी है, ये सबसे बड़ा काम होता है। हाँ बेटा, उन्होंने काम किया, वो काम वहीं तक ही रह गया, बट आप तक ये चीजें अच्छे तरह से प्लेट में सजा के अच्छे तरह से आपको समझा के देने का बड़ा काम सुधीर सर ने किया। नहीं किया? इट्स ओके, मजाक किया बेटा, सॉरी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो एलिमेंट्स था सबसे पहले लेविजर अंकल ने किया। जानते हो कैसे? मैं रिवाइज करा रहा हूँ। लेविजर अंकल ने क्या किया, इतने लोग थे, लेविजर अंकल जो थे ना, लेविजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री, उस समय में सिर्फ 11 एलिमेंट थे, और उनसे पूछा गया चलो भाई क्लासिफाई करेंगे, सब लोग अपना अपना टैलेंट दिखाने लग गए। लेविजर ही था ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का बाप है, समझो कितना 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 मतलब इंटेलिजेंट होगा। क्या कर दिया, सारे लेवल एलिमेंट्स पकड़ लिया, बोला भाई पत्थर रखो, नीचे रख दिया और छोड़ते गया। एक आवाज किया टन मेटल, दो आवाज किया टन मेटल, तीन आवाज नहीं किया, बाजू हटा दो नॉन मेटल। ऐसे मेटल और नॉन मेटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 11 एलिमेंट्स। अब वो अपने एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं आपको नहीं बताना, ऐसा नहीं है, आई शुड गिव नॉलेज टू चिल्ड्रन, आपको थोड़ा नॉलेज भी देना पड़ता है ना। और लेविजर के बाद में कौन आया, अपने डोबिनियर अंकल आए। डोबिनियर अंकल ने क्या किया, ट्रेडिंग सिस्टम बना के दिया, आपको याद होगा, 3-3 एलिमेंट का ग्रुप। अब ये भी बताया था बेटा कि ट्रेडिंग सिस्टम मतलब सारे 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में लगा लो और वर्टिकली तो ट्रेड होगा ना। पहला वाला एलिमेंट और थर्ड वाले एलिमेंट की एटॉमिक वेट की एवरेज निकालो, मिडल वाले से मैच करती है तो ये आपका ट्रेड है, नहीं तो ट्रेड नहीं है। अब वहां पे भी लिमिटेशंस आ गए। फिर अपने म्यूजिशियंस आ गए, क्या नाम था, न्यूलैंड अंकल थे। अब न्यूलैंड अंकल ने अपने म्यूजिक वाला 8 नोट लगा के काम करा दिए, सारे गामा पद नी सा, पहले वाला भी सा, 8th वाला नोट भी सा, तो पहली वाली की प्रॉपर्टीज और 8th वाली की प्रॉपर्टी सेम है, ऐसा बोल दिए। चलो कुछ हद तक काम चल भी गया, काम हो भी गया। जैसे नोबेल गैसेस की डिस्कवरीज आ गई, उनका वो सारे गामा पा काम करना बंद कर दिया। हाँ ना भाई, सा रे ग म प द नी सा, 8th एलिमेंट सा, पहला वाला सा से सा, प्रोनाउंसिएशन सेम 1 and 8 का, प्रॉपर्टीज ऑफ 1 and 8 एलिमेंट सेम थी। नोबेल गैसेस डाल दो, प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई। तो न्यूलैंड अंकल की प्रॉपर्टी जो क्लासिफिकेशन की थी वो अप टू कैल्शियम काम कर गई बेटा, कैल्शियम के आगे काम करती नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक आ गया ना। तो आपको वेरिएशन 8 वाले नहीं मिलते, 18 वाले मिलते, और ऐसे म्यूजिक में कोई 18 नोट तो है भी नहीं, राइट। अब आगे अपने लुथरवियर अंकल, सबसे सबसे खतरनाक लुथरवियर, उन्होंने ग्राफ बनाया। ग्राफ में जो पीक पे गया अल्कली, जो नीचे उतरा अल्कलाइन, जो ऊपर चढ़ रहा हैलोजेंस, उनके बीच में जो आ रहे मेटालाइट्स दे दिए। बाद में अपने डिमित्री मेंडलीफ अंकल भी आ गए, उन्होंने भी अपना काम किया। मैंने बताया ना इनकी स्टोरी कैसी थी, सारे एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट दीवार में लिख के रखते थे, रोज वो एलिमेंट को देखते देखते सो जाते थे। ऐसे करते करते उनकी दीवार में इतने एलिमेंट्स आ गए कि एक दिन रात में ज्यादा खाना खा के सो गए। तो सो गए तो उनके आंख में उनको एक सपना गिर गया, क्या, सारे एलिमेंट ऐसे घूम घूम के एक के नीचे एक अरेंज हो रहे हैं। तो उनके माइंड में आ गया कि भाई अगर ऐसे एलिमेंट्स जो सारे मेटल एक तरफ लगा दो, नॉन मेटल एक तरफ लगा दो, और मेटल की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, नॉन मेटल की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लगा दूं, काम बन जाएगा। जैसा सपना दिखा सुबह उठ के उन्होंने वैसा किए, पीरियोडिक टेबल बन गया। अब ये सारी चीजें होने के बाद मेरा तो काम इतना है ना कि एनसीईआरटी में जो है तो मैं आपको दूं, एनसीईआरटी में ये है
ये मेंडलीव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। 63 एलिमेंट्स आर नोन एट दैट टाइम ही सक्सेसफुली अरेंज्ड ऑल 63 एलिमेंट। बेटा अरेंज करते वक्त में उनको कुछ डाउट लगा कि ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट के बीच की एटॉमिक मास का डिफरेंस ज्यादा है, तो इसके नीचे ना लगाते हुए थोड़ा नीचे लगा के यहाँ गैप छोड़ दूं तो काम बन जाएगा। उन्होंने वो गैप भी छोड़ दिया और प्रेडिक्शन भी दे दिया। बेटा जहां जहां गैप छोड़ा उनके नाम बोलते गए कि भाई ये बोरॉन के नीचे है तो ई का बोरॉन होगा। अब बोलेंगे सर बोरॉन के नीचे तो एल्यूमिनियम आता है। बेटा वो शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, राइट। इका बोरॉन कॉल्ड एज स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम कॉल्ड एज गैलियम, इका सिलिकॉन कॉल्ड एज आजकल वो एल्यूमिनियम जो इका एल्यूमिनियम बोलते थे आप इका सिलिकॉन बोलते थे, नाउ इट इज कॉल्ड एज सिलिकॉन। ये जर्मेनियम। तो ये हो गई उनकी प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज हो गई। ग्रुप्स में अरेंज कर दिए, कॉलम में अरेंज कर दिए और बाद में ग्रुप को सब डिवाइड ए एंड बी में डिवाइड कर दिए। जो जो एलिमेंट्स आपके ए में थे वो सारे रिप्रेजेंटेटिव थे, नॉर्मल थे, और जो एलिमेंट्स आपके बी में आ रहे थे बेटा दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। आखिरी वाला सबसे जबरदस्त स्टेटमेंट दे दिए कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में बिलोंग करता है अगर वो एलिमेंट एक ही ग्रुप में आ रहे हैं तो सारे एलिमेंट की एक ही प्रॉपर्टी होगी। एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो यहां तक बेटा ये इनके क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अच्छी बात है सर। अब इनकी मेंडलीव की आपको क्या देखना है बेटा, मेरिट्स भी देखना है, डीमेरिट्स भी देखना है। मेरिट्स अच्छी बात है, क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें की है वो देखेंगे। डिमेरिट्स जो वो प्रूव नहीं कर पाए। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया था बट मुझे नोट्स तो लिखा के देने हैं, सो मैं नोट्स के हिसाब से करूंगा अभी। नाउ द मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड डीमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आप लोग भी मेरे साथ लिखते जाइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिमित्री मेंडलीव अंकल की टॉपिक है, राइट। तो अब आएगा सर इन अंकल की मेरिट्स क्या क्या थी। मतलब ये अंकल ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है, ये अंकल की मेरिट, इसकी पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या है। आप इसका अच्छा एडवांटेजेस बोलो तो कुछ गलत नहीं होगा भाई, मतलब इससे आपका कोई एडवांटेजेस मिलता है। तो एडवांटेजेस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पहला बेटा आपको है ना एलिमेंट की स्टडी आसान होगी। स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम्स इजी। सर ऐसे कैसे हो गया, अरे यार एक बात मुझे बताओ, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है, ये सीजियम है, राइट। बेटा इसकी प्रॉपर्टी आपको निकालने के लिए 10 दिन लगते हैं, तो इसकी निकालने को 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन, टोटल कितने हो गए 40 दिन। ये 10 दिन ही है, मतलब कितने दिन आपके खर्चे में चले गए, 50 दिन आपने बर्बाद किया, तब जाके सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपके पास आ गई। ऐसा मेरा सोचना है, बुक में नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन अब आपको सीधा 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 आपके खाने की थाली में पूरा खाना अरेंज करके दे दिए, तो आप तो ऐसा तो नहीं बोलोगे अरे ये बिरयानी बनाए तो कैसे बनाए, आपने इतने टेम्परेचर में इसको हीट किया है, नहीं, इतना इतना पानी डाले, नहीं, इतना मसाला डाले, ऐसा नहीं पूछते ना। खाने से मतलब आ गया खा लो। वही काम अपने मेंडलीव साहब ने किया, पूरा खाना परोस के आपके आपके सामने रख दिए, आपका काम है खाने का। क्यों, क्योंकि देखो अगर आपको मालूम है इसकी 10 दिन आपने खर्चा किए और 10 दिन में आपको जो इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, बेटा अब इनकी प्रॉपर्टी निकालने की जरूरत नहीं है। जो प्रॉपर्टी अपने लिथियम की है उसके जैसी एज इट इज तो नहीं बोलोगे बट नियरली सेम ऑल द एलिमेंट विल हैव द प्रॉपर्टी। मतलब आपके बाकी के 40 दिन तो बच गए। कैसे, इसकी वैलेंसी क्या है +1। अब इसकी वैलेंसी ढूंढने की मत जाओ, आपको ऑलरेडी इन्होंने बना के दे दिया, प्रॉपर्टी सेम आ रही है। इसकी वैलेंसी +1 तो ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1। भाई ये मेटल है, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल। आपको करना कुछ भी नहीं है, एक प्रॉपर्टी मालूम है, उसके नीचे रखे हुए सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी आसपास, आसपास एग्जैक्टली नहीं बोल रहे, सुधीर सर का वर्ड ध्यान में रखो, आसपास, नियरली सेम बट नॉट एग्जैक्टली सेम। अब एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं है, वो आप आगे बढ़ोगे बेटा। इसकी इसकी हाइड्रेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई है, इसकी नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये नहीं है। अब ये सब क्या है, आगे बढ़ेंगे भाई, अब तो शुरुआत है हमारी। तो ये हो गया स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम इजी। अगर आपको ये वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी मालूम है तो ये बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी इसको देख के बोल लोगे ना, तो आपका काम आसान हुआ नहीं हुआ, हुआ सर। व्हाट इज दैट, स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम इजी। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को,
स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम इजी। क्यों? क्यों ऐसा लिख सकते हो? एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सिमिलर ग्रुप्स। हाँ बेटा, एलिमेंट बिलोंगिंग टू सिमिलर ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। अभी भी मैंने आपको बताया था, वही खेल यहीं पे भी तो आ गया। पहला काम हो गया। दूसरा बेटा एडवांटेज क्या हुआ, जहां जहां मेंडलीव अंकल ने जहां जहां गैप छोड़ा था, वो गैप को आप लोगों ने हम लोगों ने भर दिया। तो क्या हो गया, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स भी आ गए। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स भी आ गए। मतलब जहां जहां आपने गैप छोड़ा था, आपने उसको डिस्कवर कर दिया। नहीं बेटा, इका बोरॉन इज कॉल्ड एज ए स्कैंडियम। लिख दो? लिख देंगे भाई, आपके लिए सब कुछ। इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। हाँ बेटा, इका सिलिकॉन, इका बोरॉन कॉल्ड एज ए स्कैंडियम, एल्यूमिनियम कॉल्ड एज ए गैलियम, सिलिकॉन कॉल्ड एज ए जर्मेनियम। देखो भाई, ये सारे आपके न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरीज तो हो गई, हुई नहीं हुई? अच्छी बात है सर। मतलब these were the element for whom the position and properties were well, we can say, defined by the Mendeleev before their discoveries, and he left the gap for them in his table. मतलब इन एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन, प्रॉपर्टीज की जो प्रेडिक्शन थी, ऑलरेडी मेंडलीव साहब ने कर दिया था। लेकिन आने के बाद भी आपने वेरीफाई किया और सच भी लगा, आपको सही भी लगा, राइट? मेंडलीव अंकल ने जो काम किया था सही किया था। हाँ बेटा, राइट, ये आ गया। मतलब ये जो मैंने आपको करा दिया, राइट, ये। अब इसके बाद में तीसरा और एक काम कर दिया। कुछ एलिमेंट्स थी हमारी, मैं यहाँ लिखूं बेटा, कुछ एलिमेंट्स थी, उनकी एटॉमिक वेट सही नहीं थी, तो उनकी एटॉमिक वेट भी करेक्शन करा लिए। व्हाट इज दैट? पॉइंट नंबर 3, इसका एडवांटेज है बेटा। व्हाट इज दैट सर? करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। मतलब कुछ एलिमेंट्स थी बेटा जिनकी एटॉमिक वेट, एक मिनट थोड़ा देखने दो, दिख रहा है सबको बेटा? राइट। बेटा कुछ एलिमेंट्स ऐसी भी थी जिनकी एटॉमिक वेट है ना, मतलब डाउटफुल थी कि वो एटॉमिक वेट सही भी है या नहीं है। तो ये कुछ एलिमेंट्स की जो एटॉमिक वेट जो डाउटफुल में थे, उनका एटॉमिक वेट को करेक्शन किया मेंडलीव अंकल ने। कैसे? उन्होंने एक फॉर्मूला दिया बेटा। क्या है फॉर्मूले का नाम? एटॉमिक वेट जिसकी निकालनी है, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, कैसे निकालते हैं बेटा, ये सब हम लोग बेसिक कंसेप्ट में पढ़ लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट मालूम होना और उसकी वैलेंसी मालूम होना, और उसकी वैलेंसी इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई कर लो, उस एलिमेंट की आपको एटॉमिक वेट आ जाएंगी। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप देखिए बेटा। सबसे पहले बेरिलियम जो था, बेरिलियम, बेरिलियम कहा, मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूं, किसकी? बेरिलियम की। बेटा बेरिलियम की इक्विवेलेंट वेट 4.5 और इसकी वैलेंसी 3 होती थी, ऐसा इनिशियल कंसिडरेशन था। तो भाई बेरिलियम की एटॉमिक वेट कितनी आपके हिसाब से? बोलो बोलो भाई। 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो ना। 5 इंटू 3 15, कैरी 1, 12 प्लस 1 13, कितनी आ रही बेटा? 13.5 इज द एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम, राइट। अब इसकी वैलेंसी 3 है, एटॉमिक वेट आई मीन इक्विवेलेंट वेट 4.5 है। आपने इसकी एटॉमिक वेट निकाल ली कितनी? 13.5, राइट। लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए, आपका लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, राइट। और लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, अगर आप देखो लिथियम की एटॉमिक वेट कितनी? 7। बोरॉन की एटॉमिक वेट कितनी? 10। 10 आसपास 10.1 समथिंग आती है। भाई आप 7 और 10 के बाद में क्या आप बेरिलियम देने वाले हो? आपका बेरिलियम तो लिथियम और बोरॉन के बीच में आएगा। ये देखिए, ये आपका लिथियम है जिसके एटॉमिक वेट 7 है। बेटा ये बोरॉन है ना, 3 4 5 इंटू 10, 10 पॉइंट समथिंग, 10 ही पकड़ लो भाई। इसके बीच में आपका बेरिलियम है, तो बेरिलियम की एटॉमिक वेट कितनी आनी चाहिए? 7 से ज्यादा, 10 से कम।
लेकिन यहाँ आ कितनी रही है, 13.5, 13.5। क्या बेटा ऐसा लगाओगे? अगर आप लोग, आपको लगेगा नहीं सर मैं लगा देता हूँ और अपने अनोमलस पेयर का नाम देके चला देता हूँ, नहीं बेटा होता ही नहीं है। इसीलिए ये जो एटॉमिक वेट जो बेरिलियम की आई थी बेटा, ये इनकरेक्ट एटॉमिक वेट थी। क्या थी भाई? इनकरेक्ट एटॉमिक वेट थी। इसके ऊपर भी अपने मेंडलीफ अंकल ने काम किया और इसकी एटॉमिक वेट करेक्ट करवा ली। कैसे करेक्ट करवा ली बता दूं मैं। फॉर एग्जांपल, इसकी वैलेंसी 3 लेने के बजाय 2 ले लो। इसकी वैलेंसी अभी 2 ले लो। नाउ सी, बेरिलियम की एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 4.5 इंटू वैलेंसी 2 बेटा। कितना आ रहा? 8 और 1 9। व्हाट इज दिस 2 बेटा? इट इज ए करेक्टेड वैलेंसी, करेक्टेड वैलेंसी ऑफ बेरिलियम। अब देखो लिथियम की एटॉमिक नंबर 7, बोरॉन की एटॉमिक, सॉरी सॉरी बेटा, लिथियम की एटॉमिक वेट 7, बोरॉन की एटॉमिक वेट 10। 7 और 10 के बीच में 9 आ सकता है? आ सकता है सर। और आपने बेरिलियम, मतलब हमारे मेंडलीव अंकल ने बेरिलियम की एटॉमिक वेट को करेक्ट करा लिए। इज इट क्लियर बेटा? ऐसे सारे बहुत सारे एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट भी उन्होंने करेक्ट करा लिए। एग्जाम में पूछता है ऐसे कौन से एलिमेंट है भाई जिसकी एटॉमिक वेट मेंडलीव अंकल ने करेक्टेड किए, तो आपने क्या बोला? व्हाट इज द एलिमेंट्स और विच एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट करेक्टेड किए? एक था यू, यू मतलब यूरेनियम। दूसरा था बीई, बी मतलब बेरिलियम। तीसरा था आई एन, इंडिया वाला, इंडियन आयन। बाद में इंडियम वाला, बाद में बेटा एयू गोल्ड, आखिरी वाला पीटी प्लाटिनम। बोलो भाई कितने हैं? 5 है। कौन से? यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लाटिनम। ऐसे 5 एलिमेंट्स हैं। ये वाला सवाल नीट में पूछा गया है। अमॉन्ग द फॉलोइंग, आपको दिख रहा है ना बेटा? वेरी गुड। अमॉन्ग द फॉलोइंग हुज एटॉमिक वेट और विच एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट वाज करेक्टेड बाय मेंडलीफ। तो आपको लिखना है दीज आर द एलिमेंट्स देयर एटॉमिक वेट वाज करेक्टेड बाय द मेंडलीफ। कोई डाउट बेटा? चलो यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। हमने ये उसकी क्या पढ़ी भाई? एडवांटेजेस पढ़ी या मेरिट्स पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेंगे ना भाई। स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। बेटा अब आएगा मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी है। अब डीमेरिट्स क्या है ये हमने ऑलरेडी ओरली डिस्कस कर लिए। भाई ओरली डिस्कस करना अलग है और अब क्लास में पढ़ना वो अलग है। दैट मीन्स वो क्या है हम एक बार सीख लेंगे कि इनके हिसाब से, मेंडलीफ अंकल के हिसाब से एलिमेंट्स को आपने पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज करना है। सर इनके हिसाब से, मेंडलीफ के हिसाब से हमको एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है। हाँ बेटा, मेंडलीव के हिसाब से हमको एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स में अरेंज करवाना है। राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो अब देखिए सबसे पहला डिसएडवांटेजेस। अब आप बताइए, आप जानते हो आइसोटोप्स? अच्छी बात है भाई, आइसोटोप्स। या एक काम बताओ, आपको मालूम हाइड्रोजन? तो पहला पॉइंट यही लिख दो बेटा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल, इज अनसर्टन। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप अनसर्टन? कोई भी नया नया पीरियोडिक टेबल आप कहीं भी फाइंड आउट करो, खरीदो, आपको पहला हाइड्रोजन सबसे ऊपर दिखता है, ये वाली पोजीशन। ना भाई, आप जानते हो अपना ये जो हाइड्रोजन है ना, इसकी वैलेंसी +1 भी है और इसकी वैलेंसी -1 भी है।
+1 होने का मतलब है इसको मैं बोलूंगा हाइड्रोजन आयन। बेटा -1 होने का मतलब है इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हाइड्राइड आयन। बेटा +1 मतलब इट रिजेंबल इट्स प्रॉपर्टी विथ अल्कली मेटल, तो आप इसको 1A में लगा सकते हो। और -1 मतलब इट रिजेंबल विथ हैलोजन, आप इसको 7th A में भी लगा सकते हो। मतलब अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, तो आपने बोलना 1A भी हो सकती है, 7th A भी हो सकती है। आप बोलोगे दोनों में डिसाइड करके बोलो, तो मेरा नाम बोलना। सुधीर सर ने बोला कि इसकी पोजीशन अनसर्टन है, क्योंकि बेटा -1 मतलब इसकी प्रॉपर्टी हैलोजन से मिलती है, तो 7th A में गया। +1 मतलब इसकी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से मिलती है, तो ये 1A में गया। इसीलिए कहते हैं बेटा स्टिल द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज अनसर्टन। इसको कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि वो इसके जैसे भी बिहेव करता है, इसके जैसे भी बिहेव कर सकता है। आप इसको 7th A में भी लगा सकते हो, आप इसको 1A में भी लगा सकते हो, राइट। तो इसकी पोजीशन को अब तक डिसाइड किसी ने नहीं किया, मेंडलीफ अंकल ने भी नहीं किया, नया पीरियोडिक टेबल मॉस्टली अंकल ने बनाया, उन्होंने भी नहीं किया, अब तक किसी ने भी नहीं किया। क्यों? कि मेंडलीफ चाहता था कि आप जैसे बच्चे कोई ना कोई सोचे, उसके बारे में ज्यादा सोचे, इतना सोचे कि आप में से कोई ना कोई बच्चा वो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स कर दे, तो जो डीमेरिट अपने मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में एक थी वो कम हो जाए। तो ये काम आप पे छोड़ा है, तो आप लोग कर लेना, जब भी टाइम मिला सोचो 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 और उसकी पोजीशन फाइंड आउट करके पीरियोडिक टेबल में लगा देना। कर दोगे इतनी बात? वेरी गुड सर। तो पहली डिमेरिट ये है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल अनसर्टन है, कोई मतलब डिसाइडेड ही नहीं है। अच्छी बात है भाई। पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2, आप जानते हो आइसोटोप्स क्या होते हैं? नहीं, अच्छी बात है, मैं भी नहीं जानता, फिर भी मैं जानने की कोशिश जरूर करूंगा, जानने की कोशिश जरूर करूंगा। बेटा आइसोटोप मतलब एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफर है। अब भाई इसकी, इसका नाम प्रोटियम है, क्या है? प्रोटियम है। इसका नाम ड्यूटीरियम है, और इसका नाम ट्रीटियम है। एक ये रेडियो एक्टिव वाला आइसोटोप्स होता है, रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा रेज देता है। अब आप बताइए बेटा, इसकी एटॉमिक मास 1 है, इसकी एटॉमिक मास 2 है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में पड़ गया, ये सेकंड ग्रुप में पड़ेगा, और ये आपका थर्ड ग्रुप में आना चाहिए ना ऐसा, पर ऐसा नहीं होता। क्या आप प्रोटियम को 1 में लगाते हो, ड्यूटेरियम को सेकंड में लगाते हो, ट्रिटियम को 3 में लगाते हो? नहीं सर, सारे के सारे एक ही पोजीशन है। इसका मतलब एज द एटॉमिक वेट ऑफ द आइसोटोप डिफर होते हैं, they have place in the different position in the Mendeleev periodic table, but ऐसा होता है क्या? No sir, there were no such places for isotopes in the periodic table. Hence what you can say, position of isotope is not decided by Mendeleev. तो बेटा मेंडलीफ अंकल के हिसाब से आइसोटोप्स की कोई पोजीशन है ही नहीं पीरियोडिक टेबल में, है ना। अगर वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से एलिमेंट शुड बी अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास होना चाहिए, तो ये 1A में आना चाहिए, आई मीन ये फर्स्ट पोजीशन में आना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप में, ये सेकंड ग्रुप में आना चाहिए, और ये थर्ड ग्रुप में ऐसा आना चाहिए, बट इट विल कम। नो सर, नो सच पोजीशंस वेयर, और वी कैन से नो सच प्लेसेस फॉर आइसोटोप्स इन द Mendeleev periodic table. So we can say position of isotopes, है ना, position of isotopes means these isotopes does not have, isotopes does not have any places in the does not have any places in the Mendeleev table, right? ये है बेटा अपना positions of the isotopes of the element in the periodic table। और तीसरा आपका anomalous pair, बड़ा इंटरेस्टिंग पेयर है बेटा। एनामलस पेयर का मतलब क्या होता है? एनामलस पेयर, बेटा एनामलस पेयर मतलब ऐसे होते हैं, आपको जानते हो मेंडलीव के हिसाब से एलिमेंट मस्ट बी अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इज इट क्लियर बेटा, विजिबल है अच्छे से?
देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, अनॉमलस पेयर। बेटा अनॉमलस पेयर का मतलब होता है कि द एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है, according to Mendeleev elements are arranged in the increasing order of their atomic masses। एग्जाम्पल देखो भाई, ये वाला, अब आप देखिए, ये 23 एटॉमिक मास, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 40, 39। बेटा 40 के बाद 39 आना, क्या ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सोचो भाई, 40 के बाद 39 आना इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है। तो अनॉमलस पेयर का मतलब होता है द एलिमेंट विच विल नॉट फॉलो द रूल। रूल मतलब जो आपको पीरियोडिक लॉ दिया ना मेंडलीफ अंकल ने, द एलिमेंट विच विल नॉट ओबे द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, सच पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ए अनॉमलस पेयर। आ गया समझ में? बिटा दो, ले लो उसके स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा, ले लो। वेरी गुड, ले लिए, गुड। मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं अभी, इसीलिए। व्हाट इज एनॉमलस पेयर बेटा? दीज आर द पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट के ऐसे पेयर हैं जो अपने मेंडलीफ अंकल की पीरियोडिक लॉ को फॉलो ही नहीं करते। अपने मेंडलीफ अंकल की पीरियोडिक लॉ को फॉलो ही नहीं करते। फिर आप लोगों ने, मैंने, हम जैसे लोगों ने मेंडलीफ को पूछा, भाई साहब आपने इतना अच्छा पीरियोडिक लॉ बनाया, वेरी गुड। अब पीरियोडिक लॉ बनाने के बाद, पीरियोडिक लॉ बनाने के बाद ये ऐसे दो एलिमेंट आपके लॉ से दगाबाजी क्यों कर रहे हैं? दगाबाजी इन द सेंस व्हाई दे आर नॉट ओबेइंग द लॉ गिवन बाय यू। तो मेंडली बोला देखो भाई, दे आर नॉट ओबेइंग, तो एक काम कर लो, उनको एक नाम दे दो। क्या दोगे? अनॉमलस पेयर। तो व्हाट इज अनॉमलस पेयर? ए पेयर ऑफ एलिमेंट, पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, पीटी लिख दूं बेटा मैं, पीटी उषा वाली नहीं, पीरियोडिक टेबल वाली। पेयर ऑफ एलिमेंट in the periodic table which does not, which does not obeys Mendeleev periodic law, such pairs are called as, such pairs are called as anomalous pair। पूरी पीरियोडिक टेबल में कितनी अनोमलस पेयर है भाई? 4। कौन सी देखो, ये क्या है बेटा? आमिर खान, तेरी इच्छा, कोक नहीं, ठंडा पानी। दीज आर द पेयर ऑफ एलिमेंट। सर ऐसा कैसे बोल दिया आपने? अरे भाई आर्गॉन पोटेशियम, टिलूरियम आयोडीन, कोबाल्ट निकिल, थोरियम प्रोएक्टियम, ऐसे बोला तो 100 में से 20 बच्चों को याद रहता। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं, आर्गो दिस आमिर खान, तेरी इच्छा, कोक नहीं, ठंडा पानी, ऐसे बोला तो 100 में से 1000 बच्चों को याद हो जाता है। तो आप 100 में से 20 बच्चे याद रखना चाहते कि 100 में से 1000 बच्चे याद रखना चाहते? राइट, दैट इज द थिंग आई हैव गिवन फॉर यू। लिख लो बेटा, दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ए व्हाट? अनॉमलस पेयर। तो सर क्या आप इनकी एटॉमिक मासेस भी बोलना पसंद करोगे? भाई लिख ही लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 40 तो लिखते हैं बुक में, 39.9, 39.1, बड़ी छोटी है बेटा। अभी तेरी इच्छा टिलूरियम 127.5, टिलूरियम की है, दिख रही है? नहीं दिख रही? हेलो भाई, 127.5। आयोडीन उससे थोड़ी कम, 127 आयोडीन की, अच्छी बात है। कोक नहीं, कोक मतलब कोबाल्ट 58.9 सर।
बेटा नहीं, निकिल 58.6 है ना भाई, बड़ी और ये छोटी। थोरियम और प्रोएक्टियम, थोरियम और प्रोएक्टियम, थोरियम 232 पे आएगा भाई, 232। प्रोएक्टियम उससे थोड़ी कम, 231। ये बुक की वैल्यू है, मेरी वैल्यू नहीं है, एनसीईआरटी की वैल्यू सर। सर आप एनसीईआरटी को इतना क्यों फॉलो करते? भाई एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो आईआईटी में रैंक आएगा, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो नीट एग्जाम में नीट में रैंक आएगा। सारा रैंक तो उसी बुक से मिला है, तो वैल्यू भी उसी को याद नहीं करना। कभी एग्जामिनर नहीं पूछेगा बोलो आयोडीन की एटॉमिक वेट कितनी है, बोलो टिलरन की कितनी है, ऐसा नहीं पूछता। मैंने लिखा के दिया, आपको अच्छा लगेगा, है ना। आमिर खान तेरी इच्छा कोक नहीं ठंडा पानी, बना लो। ये अनामलस पेयर है। पॉइंट नंबर 4 भी पकड़ लो बेटा, मतलब वो भी डीमेरिट में आता है। ये पॉइंट नंबर 3 थी ना अपनी अनामलस पेयर, पॉइंट नंबर 4 पकड़ लो। बेटा जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है ना उनको अलग ग्रुप में रख दिए, और जो सिमिलर एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उसको सिमिलर ग्रुप में रख दिए। तो पॉइंट नंबर 4 लिख दो बेटा, लाइक एलिमेंट्स, लाइक मतलब सरीके वाले, लाइक एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। अगर आप पीरियोडिक टेबल अपनी एनसीईआरटी की ओपन करके देखो, वहां दिया रहेगा बेटा, कुछ एलिमेंट्स है हमारे प्लैटिनम और गोल्ड को देखो, इनकी प्रॉपर्टी तो सेम है बट इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। जैसे कि एग्जांपल आपकी पीटी प्लैटिनम पकड़ो, एयू गोल्ड पकड़ो, इनकी प्रॉपर्टी सेम है बेटा। प्लैटिनम एंड गोल्ड हैव, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अच्छी बात है। मालूम सबसे ज्यादा महंगा कौन है, गोल्ड की प्लैटिनम? हाँ बेटा प्लैटिनम सबसे महंगा है। तो राइट, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। बेटा प्रॉपर्टी सेम होने के बावजूद भी दे आर प्लेस इन द डिफरेंट ग्रुप। आप पीटी प्लैटिनम को देखो, प्लैटिनम की जगह है 8th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और अपना गोल्ड जो है आपके 1B ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आता है। कहाँ आता है बेटा? 1B में। ये कहाँ पर आता है? 8 ग्रुप। अरे सिमिलर प्रॉपर्टी है तो सिमिलर ग्रुप में आना चाहिए ना सर। नहीं सर, इनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। ये क्या होगी? मेंडलीफ अंकल की गलती होगी। गलती को ऐसे डिमेरिट, डिसएडवांटेज ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट। पॉइंट नंबर 5 है इसका उल्टा, अगर लाइक एलिमेंट को डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया तो अनलाइक एलिमेंट वेर प्लेस इन द सेम ग्रुप। अनलाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन, बेटा अनलाइक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप्स। जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, आई मीन एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, दे मस्ट बी प्लेस इन द सेम ग्रुप। आपको एग्जांपल दूंगा, आप यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बिठा दो, ये वाला जगह नहीं है ना यहाँ पे, तो अलग से लिखना पड़ेगा ना। सर अनलाइक एलिमेंट प्लेस इन द सिमिलर ग्रुप मतलब क्या हो गया? कुछ एलिमेंट्स है बेटा जिनकी प्रॉपर्टी तो सेम नहीं होती है। भाई प्रॉपर्टी सेम नहीं तो सेम ग्रुप में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया। अब वो क्यों आया मेंडलीव को भी नहीं मालूम, वो बोल दिया कि भाई मुझे नहीं मालूम, आप उसको डिमेरिट में कंसिडर कर लीजिए, राइट। अब आ गया पॉइंट नंबर 5, व्हाट इज दैट? बेटा अनलाइक एलिमेंट्स आर प्लेस इन है, अनलाइक एलिमेंट आर प्लेस इन है सिमिलर ग्रुप। जैसे कि बेटा ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप 1 करके ले लो आप, ये ग्रुप 1 है। आप जानते हो मेंडलीफ अंकल ने सारे ग्रुप को दो दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या था भाई? एक था ग्रुप 1A और दूसरा है आपका ग्रुप 1B। एक क्या आएगा बेटा? 1A, दूसरा क्या आ गया? 1B। अब 1A और 1B में देखो, एक तो ये दो तो उठा ही लो, नो डाउट। आप लिथियम सोडियम को अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, Li लिथियम, Na सोडियम, राइट। अब सोडियम के बाद ये जो आपका Na सोडियम जो है बेटा, इसको मैं बोल सकता हूँ
कि एक ब्रिज एलिमेंट है, ब्रिज मतलब दो एलिमेंट के बीच की प्रॉपर्टीज को मैच करवा रहा है, ब्रिज एलिमेंट्स है। लेकिन इसके बाद बेटा ये आएगा पोटेशियम, फिर आएगा रुबिडियम, फिर आएगा सीजियम, और इस तरफ आप देखो कॉइनेज मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। देखो बेटा मैंने वर्ड यूज किया, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉइन एज मेटल। पुराने जमाने में सिक्के कॉपर के भी बनते थे, सिल्वर की बनते, और आज के जमाने में गोल्ड के भी सिक्के बनते हैं। तो ये ऐसे मेटल है जो सिक्के बनाने को काम आते, कॉइन बनाने को काम आते, कॉल्ड एज ए कॉइनेज मेटल्स, राइट। बेटा खास बात बताओ, ये आपका पोटेशियम कैसा है? तो आपने बोलना भाई ये मोर रिएक्टिव मेटल है। ना तो पोटेशियम रुबिडियम भी मोर रिएक्टिव है, सीजियम भी मोर रिएक्टिव है बेटा। लेकिन आप कॉपर सिल्वर गोल्ड की बात करो तो ये कैसे है? लेस रिएक्टिव है। अब आप ही सोचो बेटा, ये लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव, मतलब क्या एक ही ग्रुप में रखना था? अलग अलग रखना था ना। पर मेंडलीफ अंकल ने गलती कर दिया कि दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया, और पूछा गया भाई क्यों किए, नहीं मालूम, बोल दिया कि ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गया, डीमेरिट हो गई, बोल लो आप, चलेगा, राइट। तो ये लेस रिएक्टिव क्या थे बेटा? आपके कॉइनेज मेटल्स आपके लेस रिएक्टिव थे। और मैं ये बोल सकता हूं इन मेटल से मैं कॉइन बना सकता हूं, तो कॉइनेज है बेटा। इन मेटल से, ये मेटल का नाम क्या हो गया? आल्कली मेटल है। तो आल्कली मेटल के तो कॉइन नहीं बनते ना, बना सकते हो? नहीं सर, राइट। तो कॉइनेज मेटल, आल्कली मेटल, प्रॉपर्टी थोड़ी डिफर हो गई, लेकिन डिफर होने के बावजूद भी दे मस्ट बी केप्ट ऑन द सिमिलर ग्रुप। क्यों? तो नहीं मालूम, वही तो डिमेरिट है। आपको ये भी मालूम है, अपने मेंडलीफ अंकल ने बोला था सारे अपने ये जो बनने वाले हैं दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ए नॉर्मल एलिमेंट्स, और इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और जो बी में रखे गए थे दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ए ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये बात तो सेम होगी ना, प्रॉपर्टी डिफर होने के बावजूद भी दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। व्हाट इज दैट? दैट इज द डीमेरिट्स ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। राइट। पॉइंट नंबर 6 भी बेटा क्या हो गया? अब ये पीरियोडिसिटी 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 सुधीर सर पहले से रिपीट करते आ रहे हैं, आप भी बुक में पढ़ रहे हो। पीरियोडिसिटी का मतलब मैंने आपको समझाया था ना बेटा, 12 आवर्स डे है, बाकी 12 आवर्स नाइट है। अब जो बच्चा बहुत खेलने वाला है, उसको बहुत खुशी होती है खेलने से, वो क्या सोचता है 12 आवर्स डे तो हो गया, अब रात आ गई सोना पड़ेगा, बोलता और और प्रे करेगा गॉड को, बोलेगा भाई 12 आवर्स बैक चले जाना डे में। तो कभी ऐसा हुआ कि 12 घंटे दिन, फिर बोलेगा उसने नहीं यार आज मेरे को खेलने का और मूड है, तो वापस 12 घंटे दिन? ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई बच्चा बहुत सोता है, 12 आवर्स नाइट तो हो गई, अब दिन निकली, उसको तकलीफ हो गई, अभी दिन उड़ गया, उठना पढ़ना लिखना, क्यों वापस रात हुई तो अच्छा होगा करके फिर गॉड को प्रे किया, गॉड बोला ठीक है भाई तेरी बात मैं मान लेता, वापस 12 आवर्स नाइट। ऐसा चलता है क्या? भगवान किसी की नहीं सुनता बेटा, भगवान अपनी ही करता है। कैसे? ही विल डू हिज ओन। 12 घंटे दिन दिया आपको, जो करना था कर लो, बाकी के 12 घंटे रात है, आपको क्या करना है कर लो। मतलब वो पीरियोडिक में चलता है, 12 आवर्स डे, 12 आवर्स नाइट, 12 आवर्स डे, 12 आवर्स नाइट, ये इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। अब ये पीरियोडिसिटी डे नाइट वाला मेंडलीफ ने भी लगा दिया था बेटा। ये पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिसिटी, ये वर्ड अपने न्यूलैंड अंकल से आ रहा है, म्यूजिशियन कीबोर्ड वाले सारे गामा वाले, वहां से आ रहा है पीरियोडिसिटी वाला फंक्शन या पीरियोडिसिटी वर्ड। तो अब लोगों ने पूछा कि मेंडलीफ साहब आप ये बताइए व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट क्यों हो रही है, ऐसा लोगों ने पूछा। मेंडलीफ अंकल को मालूम ही नहीं इसके बारे में, उन्होंने कुछ कर दिया बाकी अपने आप हो गई। अरे हाँ भाई, उन्होंने एलिमेंट अरेंज कर दिए, कर देने के बाद पीरियोडिसिटी भी रिपीट हो रही थी, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल रिपीट हो रही, लेकिन हमने पूछा साहब ये क्यों हो रही है, नहीं मालूम। अरे भाई कुछ तो अच्छा हो रहा है, होने दो, पर क्यों हो रहा है ही डोंट नो।
So what is the cause of periodicity? Don't know. But a cause of periodicity मतलब why physical and chemical properties of properties of of elements of elements are repeated are repeated at certain interval of time. एक पर्टिकुलर वक्त के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट क्यों हो रही है ये अपने मेंडलीफ अंकल को मालूम नहीं थी, इसीलिए these all are come under the demerit of Dmitri Mendeleev periodic table. ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। ले लिए? अब आपने एडवांटेजेस देखे, आपने डिसएडवांटेजेस भी देखे, और आपको बताया था ना बेटा डिस्कवरीज गलती से होती है। अब ये इतने सारे डीमेरिट्स अपने मेंडलीव के पास में थे, तो इस पे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, ये ऐसा क्यों होगा, वो वैसा क्यों होगा। अब सब लोगों में एक पर्सन कामयाब हो गया, और वो अंकल का नाम था मॉसली। तो देखो बेटा कितने अंकल लाइन से आ गए, पहले लेविजर अंकल आ गए, बाद में डोबिनियर अंकल आ गए, हाँ बाद में डोमिनियर अंकल भी आ गए, बाद में न्यूलैंड अंकल भी आ गए, फिर लोथरमियर भी आ गए, लोथरमियर साहब आ गए, फिर दिमेत्री मेंडलीफ अंकल भी आ गए। अब इनमें जो डीमेरिट्स थे वो काम को प्यूरिफाई मतलब खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, निकालने के लिए अपने मॉसली साहब आए, और उन्होंने सीधा एक नया पीरियोडिक टेबल ही बना दिया। और बेटा दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है बेटा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? 2 मिनट थोड़ा मैं अपने पेन को इंक पिला दूं बेटा। तो अब आ गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एक्चुअली इसको मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एक मिनट बेटा पेन में इंक डाल दूं मैं, 2 मिनट लाइन पे रहो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और वी कैन से बेटा इट इज ए मॉडिफाइड मेंटली पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हो आप। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडिफाइड मेंटली पीरियोडिक टेबल एक प्रपोज किसने किया? तो बोलना सर इट वाज प्रपोज बाय द मॉसली अंकल। ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही किस पे बेस है? तो बोलना सर इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। किस पे बेस है बेटा? ये एटॉमिक नंबर पे है। तो वही बता रहा हूँ मैं, सुना भी क्या हुआ होगा, कैसा हुआ होगा। यहाँ पे भी छोटी सी कहानी है, पहले वो कहानी समझेंगे बेटा हम लोग, फिर बाद में आपको पीरियोडिक टेबल भी समझ में आ जाएगा।
बेटा अब जो टॉपिक है ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। एक्चुअली इसको कहते हैं मॉडिफाइड, बेटा मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये क्या है, मतलब ये जो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये किसने प्रपोज किया? तो आपने बोलना सर इट वाज प्रपोज बाय ये अंकल का नाम है MOSLEY, मॉसली। अब देखो लेविजियर हो गया, डोमिनियर हो गए, न्यूलैंड साहब हो गए, लोथरमियर हो गए, दिमेत्री मेंडलीफ हो गए। तो मॉसली ने बोलना चाहिए ना मेरा नाम लगा दो मॉसली पीरियोडिक टेबल। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। बस उन्होंने बोला कि मेंडलीफ साहब का पीरियोडिक टेबल सही है, थोड़े से चेंजेस करने हैं, मैं चेंजेस कर देता हूँ, आप नाम उनका ही रखो और लिख दो कि मॉडिफाइड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, जिसको आप आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हो। हाँ बेटा, इट इज नथिंग बट अ वर्ड, इट इज कॉल्ड एज ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब क्या हुआ होगा वो भी देखिए सर, व्हाट डिड हैपन हियर। बेटा ये केसेस में अपने मौसी साहब ने क्या किया, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, बेटा ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल के सरफेस पे उन्होंने बॉम्बार्ड किया। कहां पे है? मेटल की सरफेस पे बॉम्बार्ड किए। बेटा इट इज अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, bombardment of high speed electron is nothing but indirectly we can say it is a ray of light बेटा। और ये रे ऑफ लाइट को आप किसी मेटल के सरफेस पे बॉम्बार्ड करो तो यहां से जो रेज निकलने वाली है भाई, दैट रेज मस्ट बी कॉल्ड एज ए एक्स रेज। क्या होगा? एक्स रेज होगा। हाँ बेटा इस एक्सरेज से, एक्सरेज जो होंगे बेटा, इस एक्सरेज से देखो इन्होंने क्या किया, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो होती है लाइट रेज की, इन्होंने इसकी पहले फ्रीक्वेंसी निकाली। व्हाट इज दिस न्यू बेटा? न्यू इज कॉल्ड एज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और ये एक्सरेज जो निकले ना बेटा, एक्सरेज, ये रे की फ्रीक्वेंसी पकड़ लो या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पकड़ लो या फ्रीक्वेंसी ऑफ रे ऑफ एक्सरेज पकड़ लो। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे से जो यहाँ से जो रेज निकल रहे हैं, ऑब्वियसली बेटा ये रेज इज नथिंग बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालना पता कर दिए। और जेड क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से निकले होंगे उस मेटल से, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले उस मेटल की वो एटॉमिक नंबर कहलाती है। Z is nothing but the atomic number, that is nothing but the number of electrons ejected। सोडियम होगा तो 11 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, मैग्नीशियम होगा तो 12 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उसको Z बोलते हैं और वो एटॉमिक नंबर। और इन दोनों का रिलेशन जोड़ दिए, अंडर रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। बेटा अंडर रूट न्यू इक्वल टू A इंटू Z माइनस बी। बेटा इसको सॉल्व करने के बाद वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z बाय पुटिंग A एंड B कांस्टेंट। हाँ बेटा, अब इसको सॉल्व करने के बाद इनको हमको ये Z की वैल्यू आ जाएंगी। तो मुझे ये बताना था बेटा, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रे ऑफ लाइट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रे ऑफ लाइट को Z से उन्होंने रिलेट किए। Z is the atomic number of that metal by putting the A and value, A and B is the constant. So nu is the frequency of light, A and B are the constant। अगर आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मालूम है तो आपको Z आ जाएगा, और Z होता है एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट और ऑफ दैट मेटल। बेटा एक बार आपको एटॉमिक नंबर अगर आ गया तो आप अभी एलिमेंट्स को अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे कि ये 11 है, ये 12, ये 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। भाई एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 19। बोलो जो आपका अनामलस पेयर था खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, क्योंकि 18 के बाद तो 19 ही आना था। अब मॉसली ने बोल दिया क्या? Physical and chemical properties of the element are the periodic functions of their atomic number। खत्म। जो एटॉमिक वेट आज तक करते आए ना इतने लोग, इन्होंने सीधा खत्म कर दिया
एक ही शॉट मार दिया, 6 मार दिया और बोल दिया कि नहीं, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक वेट आप क्या बोलना है, एटॉमिक नंबर। और इसीलिए ये क्या हो गया बेटा आपका मॉसली का मॉडिफाइड, मेंडलीव का मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। और ये अपना दिया किसने दिया है, दैट इज बाय होम, मॉसली। तो आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पर दिस इज अ पीरियोडिक टेबल वाज प्रपोज्ड बाय होम। सर ये पीरियोडिक टेबल मॉसली अंकल ने दिया है, वेरी गुड। और ये जो मॉसली अंकल ने दिया तो ये पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस है, तो बोलना सर इट इज बेस ऑन, सर इट इज बेस ऑन एटॉमिक नंबर। सर आपको मॉसली को कैसे मालूम हुआ कि इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स की, क्या बेटा वो भी लिखना है, मॉसली MOSELEY, बेटा मॉसली डिड एन एक्सपेरिमेंट, बेटा इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करी, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करी बेटा, he has done the experiments where in which he bombarded, बेटा क्या बोम्बार्ड किए इन्होंने, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन on different metal surface, beta he bombarded the high speed electron on different metal surface and obtained x-rays, and obtained what, x-rays, beta as he obtained x-rays what he found that, उन्होंने ये भी देखा, he found that under root nu is proportional to क्या बेटा, z। What is a nu बेटा, frequency of the light बोलो या frequency of x-ray बोलो, z is the atomic number, यहाँ लिख सकते हो nu is the frequency of x-rays। अरे भाई कोई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जाके किसी मेटल को टकराएगा तो एक्सरे प्रोड्यूस होगी ना, वो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी न्यू है, जेड क्या है, उस पर्टिकुलर मेटल की एटॉमिक नंबर, राइट, एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल। अब वो उन्होंने कैसा किया होगा बेटा कि मोस्टली कंक्लूडेड दैट, उन्होंने ये भी कंक्लूड कर दिया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्योंकि मैंने अभी बताया ना, पोटेशियम आर्गॉन के बाद क्या आ रहा है, पोटेशियम, आर्गॉन 18 है तो पोटेशियम क्या हो गया 19। इसका मतलब है कि जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर अरेंज करते हो तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी गेट्स रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड दैट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से बेटा इन्होंने ये रिलेशन लगा के दिया है, व्हाट इज दैट कि अंडर रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड, मतलब अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी, वेर a एंड b आर द कांस्टेंट। सर आपको ए बी की वैल्यू मालूम है, फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू मालूम है, आप हर मेटल के जेड की वैल्यू निकाल सकते हो। भाई एटॉमिक नंबर अगर निकाल लिए तो आपको मालूम है जो आपको लिमिटेशन में थी मेंडलीव का वो रेक्टिफाइड हो गया। कैसे, देखो 11 12 13 14 15 16 17 और ये आ गया 18 और ये आ गया आपकी 19। तो देखो बेटा एटॉमिक नंबर से अगर आप अरेंज करते हो तो जो आपको लिमिटेशन मेंडलीव के हिसाब के पीरियोडिक टेबल में आ रही थी वो रेक्टिफाइड होगी। तो हम बोलेंगे बेटा फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट Mosley concluded that the physical and chemical properties of elements are periodic functions, हाँ बेटा, are periodic functions of their atomic numbers। मतलब यही मेरा एक लॉ बन गया भाई। अब उस लॉ को मैं अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ नहीं बोलूंगा, मॉसली पीरियोडिक लॉ भी नहीं बोलूंगा। मॉसली बड़ा अच्छा आदमी था, काम तो करता था, अपना नाम नहीं लगाता था। उसने क्या बोल दिया भाई, उसको आप बोल दो
क्या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ करके बोल दो। बेटा कोई दूसरा होता तो बोलता था नहीं भाई मेरा नाम लगा, मेरा नाम लगा, मेरा नाम लगा। मोस्टली साहब ऐसे नहीं थे, बड़े दिलदार थे। नाम तो लगाया मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल, अपना भी नाम नहीं डाला। अब लगा सकते थे ना मोस्टली पीरियोडिक लॉ, नहीं डाले, सीधा बोल दिए कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स लगाते हो, देखो बेटा एटॉमिक नंबर्स लगाते हो तो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखिए पीरियोडिक फंक्शन हो रही है, मतलब रिपीट हो रही है आफ्टर एवरी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड एज ए व्हाट? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो बोलो व्हाट इज ए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? The physical and chemical properties of the element are periodic functions of their atomic number। लिख दो भाई, ये पॉइंट नंबर 1 2 3 के साथ यहां तक चले गए आप। अब सीधा आखिरी में ये जोड़ दो। क्या जोड़ दो? व्हाट इज ए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? बोल दो भाई। सर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? क्या है बेटा? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, the physical and chemical properties, physical and chemical properties of an elements are periodic functions of their are periodic functions of their एटॉमिक नंबर्स। अगर आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे लगाओगे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होगी, और उसी रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी को क्या कहते थे बेटा? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्यों हो रही है उसका रीजन भी मोस्टली अंकल ने दे दिया। क्या दे दिया? हम आगे पढ़ लेंगे बेटा। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो उसकी प्रॉपर्टी रिपीट करती है, ये आगे पढ़ लेंगे हम लोग। यहां तक तो बना लीजिए बेटा। इसका मतलब है कि आपने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है, एक्चुअल में आप लोग जानते हो, मैं जानता हूँ, सब जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट द मोस्टली पीरियोडिक टेबल करेंगे, पर उन्होंने अपना नाम नहीं लगाया। तो बेटा ये मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, राइट, इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा वो भी तो सीखेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो वो भी जान लेंगे, राइट बेटा। तो पहला सबसे पहला काम ये करेंगे, व्हाट इज द characteristics of modern what is the characteristics of the modern periodic table? भाई कैरेक्टरिस्टिक बड़ी आसान है। सबसे पहले मोस्टली साहब ने भी वही काम किया जो अपने मेंडलीफ अंकल ने किया। क्या? एलिमेंट्स अरेंज्ड इन ए बेटा एलिमेंट्स अरेंज इन ए 9 वर्टिकल कॉलम। तो 9 वर्टिकल कॉलम में अरेंज करना मतलब कितने आ गए? देयर विल बी ए 9 ग्रुप्स आ गए। सर अब तक तो 7 ग्रुप पढ़ते आए, सॉरी 8 ग्रुप पढ़ते आए, 9 कहाँ से हो गया? पढ़ेंगे भाई, वही तो है 9 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए ग्रुप। अब ये 9 ग्रुप कैसे हो सकते हैं तो देखिए बेटा, आप चले 1 से लेके 8 तक, अच्छी बात है, साथ में एक 0 ग्रुप भी तो डाल दो। 1 से 8 के 8 हो गए, और ये 0 ग्रुप इनडायरेक्टली किसका है? इनर्ट गैस का है। तो कितने आ गए भाई? 9 वर्टिकल कॉलम, and these 9 vertical column are called as a 9 groups in the modern periodic table। बेटा मॉडर्न अलग है और आज का लॉन्ग फॉर्म अलग है, गॉट द पॉइंट, वो भी करेंगे हम। तो ये आ गए। इसके बाद में जो इनर्ट गैस होते हैं ना, ये किन्होंने, मतलब ये तो आ गए। पॉइंट नंबर 2 बेटा, इन्होंने एलिमेंट्स आर अरेंज इन ए, सर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए
7 हॉरिजेंटल रोज, और ये बेटा 7 हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और ये 9 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए ग्रुप है। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। देखिए बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी उन्होंने आज थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म बना दिए है, कॉल्ड एज ए प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब आप देखेंगे द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, this present form of modern periodic table is also called as a long form of periodic table। तो अब ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, राइट वो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। तो ये भी देख लो बेटा, ये भी क्लैरिटी दे देगा आपको। एक्चुअली ये जो पीरियोडिक टेबल होती है ना, इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर। बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उनको ये समझ में आएगा। इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and we can say it is also based on the atomic numbers of the element in the periodic table। actually it is also called as a Borsbury periodic table भी कहते हैं। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट आपको ये अंकल ने दिया। किसने दिया? बोर्सब्यूरी। तो इट इज बेस्ड ऑन द बोर्सब्यूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर, राइट। बेटा ये जो पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं, हम बोलेंगे इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम। अरे बेटा 18 वर्टिकल कॉलम मतलब 18 ग्रुप्स आ गए एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब इसके अंदर में 7 पीरियड्स भी आ गए। 18 वर्टिकल कॉलम एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज ए पीरियड। और एक बार बेटा ये जो 18 वर्टिकल कॉलम है ना, इनकी नेमिंग भी की गई है अकॉर्डिंग टू IUPAC। बेटा अकॉर्डिंग टू IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इनके हिसाब से दिस 18 वर्टिकल कॉलम जो होते हैं, कितने बेटा? बेटा ये जो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं दे आर नेम्ड एज 1 to 18 ग्रुप। दे आर नेम्ड एज 1 to 18th ग्रुप। और ये 1 to 18 ग्रुप को सब डिवाइड किया है ग्रुप A एंड B में। आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, प्लेस नहीं है अभी। राइट ये पॉइंट लिख रहा हूं मैं ऊपर में, अभी पूरा ही मिटा देता हूं ना मैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, इनमें जो 18 वर्टिकल कॉलम जो आ गए ना बेटा, वो 18 वर्टिकल कॉलम को अपने IUPAC नोटेशन के हिसाब से आप कुछ कोरिलेशन डेवलप करा सकते हो। तो व्हाट इज दैट, हम इसको नंबरिंग ऐसा करेंगे। व्हाट इज दैट, द कोरिलेशन बिटवीन द ग्रुप इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल एंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। तो देखिए वर्टिकल कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बेटा वर्टिकल कॉलम 1 इज कॉल्ड एज ए 1A 2A। थर्ड वर्टिकल कॉलम 3B है बेटा, 3B याद रखो। हमारी NCERT में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप करेक्शन कर लेना, आप उसे करेक्शन कर लेना। दिख रहा है बेटा सबको? इट इज ए 3B
4b, 5b, 6b, 7b। आ रहा? ये जो वर्टिकल कॉलम 8, 9, 10 पढ़ रहा है ना, इट इज द 8th ग्रुप। बेटा 11 जो आ रहा है वर्टिकल कॉलम 11 कॉल्ड एज ए 1b, 12 कॉल्ड एज ए 2b। बेटा आप सबको दिख रहा है ना? वेरी गुड, 2b। इसके बाद वर्टिकल कॉलम जो आपको 13 दिख रहा है वापस, 13 कॉल्ड एज ए 3a, 14th, 4a, 15th, 5a, 16th, 6a, 17th, 7a, 18th, 0 ग्रुप। बैठ गया? राइट बेटा? 1a, 2a, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, then 8, 1b, 2b, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a and 0 group। इसका मतलब element belonging to same group have same number of electron in the outermost shell, so their properties are similar। हाँ बेटा यही तो point है। elements belonging to the same group, बेटा elements belonging to the same group, अगर एक ही ग्रुप सॉरी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं एक ही ग्रुप में, द एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, दे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप have same number of electrons in their outermost orbit या outermost shell। बेटा सेम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द same the number of electron in the outermost shell। इसका मतलब they must have a similar properties, have same number of electron in their outermost orbit, hence they have similar properties। और बेटा यही this is the only cause of periodicity। आप जानते हो वो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी जब मेंडलीव साहब से पूछा गया, पूछे कि भाई रिपीट क्यों हो रही, उनको नहीं मालूम था। लेकिन जैसे ही मॉसली ने डिस्कवरी करा दी है, अब जितने भी उनके लिमिटेशन थे अपने आप सुलझते गए, अपने आप सॉल्व होते गए। व्हाट इज दैट? कि जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आ रहे हैं मतलब उनके वैलेंस शेल, उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई सेम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, व्हाट दे हैव? सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज इज नथिंग बट द व्हाट? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ क्या होगी भाई? पीरियोडिसिटी। बन गया? बना लो बेटा यहां तक।
राइट, सॉरी बेटा माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था, फिर से एक बार देख लीजिए। पीरियड्स क्या है अपने, पीरियड्स आर देयर 1 2 3 4 5 6 7। पीरियड सबशल देखिए क्या होगा, अगर फर्स्ट पीरियड हो तो फर्स्ट पीरियड में हम क्या देखते हैं बेटा, ओनली 1s, यहाँ 2s 2p, यहाँ 3s 3p, बेटा यहाँ 4s 3d 4p, यहाँ क्या आएगा 5s, 5s के बाद क्या आएगा 4d, 4d के बाद क्या आएगा 5p, 6 में जाओ बेटा कितना आएगा 6s, देन 4f, 6s के बाद क्या आएगा 4f, 4f के बाद क्या आएगा 5d, 5d पे बाद क्या आएगा 6p, सर 7s, बाद में 5f, बाद में 6d, यहां तक ही है। आपको फिर भी डाउट हो रहा सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, बेटा मूलर अंकल की डायग्राम आपको याद होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे से एक ऊपर से एक, 2 3 4 5 6 7, नीचे से दो ऊपर से दो, 3 4 5 6, नीचे से तीन ऊपर से तीन, 4 एंड 5। बेटा ये आपके एस ऑर्बिटल्स होते हैं, ये पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये आपके एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। बेटा एक एरो में एक बॉल, तो एक एरो में एक बॉल, फिर दो बॉल, फिर दो बॉल, आपको याद आ रहा, हमने ऐसा मूलस डायग्राम फाउंडेशन में पढ़ लिए थे, आप सबको याद होगा बेटा। फिर आएंगे चार बॉल, फिर यहां भी देखो चार बॉल, देखो बेटा 1s, बाद में 2s 2p, पकड़ो ये 1s, बाद में 2s 2p, 3s 3p, बेटा दो दो आ गए, फिर तीन तीन आएंगे, व्हाट इज दैट 4s 3d 4p, फिर बेटा 5s 4d 5p, फिर 6s 4f 5d 6p, फिर 7s 5f 6d, बाकी काम के नहीं है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्बिटल्स थे अकॉर्डिंग टू बेटा मूलर्स डायग्राम, मूलर्स डायग्राम। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी देखो इसमें कितने आते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप ये बताइए बेटा, एक एस ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करेगा, दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दो। यहाँ एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो, पी में कितने 6, 6 + 2 कितने बेटा 8, तो एलिमेंट्स भी 8। बेटा एस ऑर्बिटल कैन फिल मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो पी ऑर्बिटल कैन फिल 6, तो 6 + 2 कितने बेटा अब भी 8, बोलो 2 + 10 12, 12 + 6 18, बेटा 2 + 10, मालूम एस में 2 होते हैं, डी में 10 होते हैं, पी में 6, टोटल कितने 18। बेटा यहाँ 2 14, 14 + 2 16, 16 + 10 26, 26 + 2 सॉरी 12, 6 आ गया ना, 26 प्लस कितने आ गए 6, कितना आ रहा 32, और ये बेटा आपके इनकम्प्लीट पीरियड्स होते हैं। इसका मतलब यही तो बोला गया है सर आपका 7th पीरियड इनकम्प्लीट है, मतलब पूरे के पूरे डब्बे अब तक भरे नहीं है उसमें। पर अगर देखा जाए ना तो 26 एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में दिया गया है, यू कैन सी इट। इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज ए शॉर्ट पीरियड, क्योंकि दो ही एलिमेंट है ना भाई, राइट। अब सिर्फ दो को शॉर्टेस्ट बोल दीजिए, सर ओनली 2 है ना, तो इट इज कॉल्ड एज ए शॉर्टेस्ट पीरियड। बेटा यहाँ 8 है तो शॉर्ट पीरियड, यहां भी 8 है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए शॉर्ट पीरियड। बेटा यहाँ 18 है, इट इज कॉल्ड एज ए लॉन्ग पीरियड। बेटा यहाँ भी 18 एलिमेंट्स हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए लॉन्ग पीरियड। सर यहाँ पर 32 है, इट इज कॉल्ड एज ए लॉन्गेस्ट पीरियड, और यहाँ सिर्फ 26 ही एलिमेंट है, इट इज कॉल्ड एज ए इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। भाई ये आपको समझ में आ रहा है, मतलब एक कंक्लूजन मुझे भी आ गया और एक कंक्लूजन आपको भी देना है, और कंक्लूजन क्या है भाई, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज ए पीरियड नंबर।
पीरियड नंबर क्या है भाई? आउटर मोस्ट शेल उसकी पीरियड नंबर होती है। अगर आप फाउंडेशन में देखे हो तो आपको मैंने पढ़ाया था बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल इंडिकेट इट्स ग्रुप नंबर, बट वैलेंस ऑर्बिट जो होती है दैट इज द पीरियड नंबर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पीरियड सबशेल, राइट। तो ये छोटा सा कंक्लूजन है, हम इसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो मैं चाहूंगा बेटा आप यहां तक लिख लीजिए, इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप जो होते हैं आई विल टीच यू इन माय नेक्स्ट क्लास, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, टेक केयर, बाय।